हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2015 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पार्ट बी और सी के जो क्वेश्चन आए हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सोल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ z² अपॉन 4 माइनस z² इंटू डी जेड। जो सर्कल है वो क्या है, z+1 इक्वल टू 2। देखिए हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। ये दिया हुआ है z+1 इक्वल टू 2, मॉड ऑफ z+1 इक्वल टू 2। ये सर्कल है। z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर लेंगे तो x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो इसका सेंटर होगा सर्कल का वो तो होगा -1 0। यहाँ से -1 0 तो उसके क्या होंगे, सेंटर होंगे, और जो उसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, 2। तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। इसका देखिए ये तो सेंटर है -1 0, ये तो इसका सेंटर है और रेडियस कितनी है 2, इसकी ये 2 रेडियस हो गई। तो सर्कल इस तरह से बन गया। अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 2 पाई आयोटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। उन पॉइंट्स पे रेसिड्यू निकालेंगे और फिर उनका सम कर देंगे। जो जो पॉइंट्स इसके अंदर होंगे, इस सर्कल के अंदर जो जो पॉइंट लाई करेंगे उन पे रेसिड्यू निकालेंगे और फिर उनका सम कर देंगे और 2 पाई आयोटा से इंटू कर देंगे। अब देखो इस सर्कल के अंदर पहले तो देखो यहाँ से 1/4 माइनस z², इसका पार्टीशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 माइनस z इंटू 2 प्लस z। इस फंक्शन के पास यहाँ से अगर देखें तो सिंगुलरिटी z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -2 पे है, पोलर है सिंगुलरिटी। बट यहाँ पे देखो जो z इक्वल टू 2 है वो इस सर्कल से बाहर है, और जो मतलब z इक्वल टू जो -2 है वो इस सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब जो z इक्वल टू 2 है उसके ऊपर तो रेसिड्यू 0 हो जाएगा क्योंकि वो सर्कल से बाहर है, और z इक्वल टू -2 वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर हमें सिर्फ रेसिड्यू फाइंड करना है। तो देखिए रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू -2 इंटू z+2 एंड z² अपॉन 2 माइनस z इंटू 2 प्लस z। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी में z की जगह पे -2 पुट करेंगे, तो z² की जगह आ जाएगा 2 -2 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे 2 + 2 वो भी 4 हो जाएगा। तो रेसिड्यू क्या आएगा, -2 पे 1। तो अब इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, z इक्वल टू 2 पे तो 0 और z इक्वल टू -2 पे 1, तो 0 + 1 1। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 पाई आयोटा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में 0 है तो इनकरेक्ट, सेकंड में -2 पाई, फोर्थ में 1 एंड थर्ड में दिया हुआ है 2 पाई आयोटा, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पार्ट बी से आया हुआ है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसी की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। दैट इज एफ सेटिस्फाई द इक्वेशन del2f अपॉन del x² प्लस del2f अपॉन del y² इक्वल टू 0। यही लाप्लास इक्वेशन होती है, और एफ हार्मोनिक फंक्शन है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये यहीं पे इसी को डिफाइन किया गया है। अब क्या है नेक्स्ट, डिफाइन द फंक्शन g एंड h। g और h फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, g क्या है, del f अपॉन del x माइनस आयोटा del f अपॉन del y, एंड h क्या है, del f अपॉन del x प्लस आयोटा del f अपॉन del y। देन हमें ये बताना है कि g और h में से कौन सा फंक्शन होलोमॉर्फिक होगा, कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है, g एंड h आर बोथ होलोमॉर्फिक, सेकेंड में g होलोमॉर्फिक बट h नॉट होलोमॉर्फिक, थर्ड में h होलोमॉर्फिक बट g नॉट होलोमॉर्फिक, एंड फोर्थ में दिया बोथ आर आइडेंटिकली इक्वल टू 0 फंक्शन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए अब f क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। del2f अपॉन del x² प्लस del2f अपॉन del y² इक्वल टू 0। यहाँ से del2f अपॉन del x² क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ del2f अपॉन del y²। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया। फिर g हमें दिया हुआ है del f अपॉन del x माइनस आयोटा del f अपॉन del y। तो इस फंक्शन में u क्या होगा, del f अपॉन del x, और v क्या होगा, माइनस del f अपॉन del y, क्योंकि f u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, उसी तरह से g भी u प्लस आयोटा v की फॉर्म में। तो u तो यहाँ से हो गया del f अपॉन del x और v हो गया माइनस del f अपॉन del y। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, del u अपॉन del x इक्वल टू, यहाँ से देखिए del u अपॉन del x इक्वल टू del2f अपॉन del x² और del v अपॉन del y। इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो del v अपॉन del y क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ del2f अपॉन del y², और ये माइनस del2f अपॉन del y² किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन से del2f अपॉन del x² के। तो यहाँ से क्या मिला हमें, del v अपॉन del y इक्वल टू del u अपॉन del x।
ये मिला ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, यानी कि यू एक्स इक्वल टू यू वाई। फिर देखो सेकेंड, इसका हम करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये क्या मिली हमें, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये कोशी-रीमान इक्वेशन है। इसका मतलब जो जी है वो कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई फंक्शन कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक होता है या होलोमॉर्फिक होता है। एनालिटिक और होलोमॉर्फिक दोनों एक ही बात है। तो जी क्या है, होलोमॉर्फिक। अब ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एच होलोमॉर्फिक, जी और एच होलोमॉर्फिक। एच के बारे में अभी हमें पता नहीं, इसलिए ऑप्शन को यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट में जी इज़ होलोमॉर्फिक बट एच, इसका भी हमें एच का नहीं पता, तो इसको एक बार के लिए छोड़ते हैं। थर्ड ऑप्शन में है एच होलोमॉर्फिक बट जी इज़ नॉट टू बी होलोमॉर्फिक, बल्कि हमने यहाँ देख लिया एच जी जो है हमारे पास वो होलोमॉर्फिक है, तो इससे थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। और इसमें दिया है जी इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू ज़ीरो फंक्शन, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब एच के बारे में और देख लेते हैं। अगर एच होलोमॉर्फिक होगा तब तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और अगर एच होलोमॉर्फिक नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एच क्या दिया हुआ है, एच में क्या होगा, देखो यहाँ से एच में क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे यू तो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स और वी क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। यू है डेल एफ अपॉन डेल एक्स और वी है डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो अगर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वी का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो वो क्या आ जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ से यू एक्स और वी वाई इक्वल नहीं आए, तो कोशी-रीमान इक्वेशन की एक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो दूसरे से तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यू एक्स इक्वल टू वी वाई नहीं आया, तो इसका मतलब एच होलोमॉर्फिक नहीं है, एच एनालिटिक नहीं है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया है बोथ आर होलोमॉर्फिक जी एंड एच, बट हमारे पास तो एच होलोमॉर्फिक नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंड सेकंड में दिया है एच होलोमॉर्फिक, सॉरी जी होलोमॉर्फिक बट एच नीड नॉट टू बी होलोमॉर्फिक, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब पार्ट सी से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइन ऑन द ओपन यूनिट डिस्क इन सी, देन एफ इज कांस्टेंट इफ एफ क्या दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन है ओपन यूनिट डिस्क के अंदर, और ये दिया हुआ है कि एफ कांस्टेंट होगा। कब होगा कांस्टेंट, इनमें से कौन सी कंडीशन के लिए एफ कांस्टेंट होगा। पार्ट सी से क्वेश्चन आया है, इसका मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, दो तीन और या फिर चारों भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए हम एक स्टेटमेंट जाते हैं आइडेंटिटी थ्योरम का। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, लेट एफ एंड जी बी एनालिटिक फंक्शंस इन अ डोमेन डी, एंड लेट किस तरह से है फंक्शन जेड, कोई डी जो डी है हमारा डोमेन उसमें बिलोंग करता है पॉइंट, सच दैट एफ जेड इक्वल टू जी जेड, और उनके पास दोनों के पास में लिमिट पॉइंट जो है वो डी में बिलोंग करता है। तो जो फंक्शन एफ जेड और जी जेड है वो फॉर एवरी जेड के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर हम ऑप्शन को देखें, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है एफ वन अपॉन एन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यहाँ से देखिए एफ वन अपॉन एन इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, इसी तरह से डिफाइन है ये जेड बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड। वन अपॉन एन देखो ये जो एक सीक्वेंस है ये किस पे कन्वर्ट कर रही है, ज़ीरो पे, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या है, ज़ीरो, और ये ज़ीरो इस ओपन यूनिट इसके अंदर बिलोंग करता है। और यहाँ से इसको देखें, यहाँ पे अगर आप किसी भी सीक्वेंस को लें तो जी जेड तो हमारे पास ज़ीरो ही मिलेगा, तो ये भी इस ओपन यूनिट इसके अंदर बिलोंग करता है। तो यहाँ से अगर हम वन अपॉन एन को जेड रखें, एफ जेड इक्वल टू ज़ीरो आ गया, मतलब एफ जेड जो फंक्शन एफ है वो तो कांस्टेंट है, और यही इसमें दिया हुआ है एफ वन अपॉन एन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन एफ इज़ कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। सेकेंड में देखिए एफ जेड इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल जेड इज इक्वल टू वन अपॉन टू, वन अपॉन टू भी इसके अंदर बिलोंग करता है। और आइडेंटिटी थ्योरम से अगर हम देखें तो फंक्शन हर वैल्यू के लिए क्या होगा, एफ जेड जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये जो जेड है मोड ऑफ जेड इक्वल टू वन अपॉन टू, तो यहाँ से वन अपॉन टू इस डिस्क में बिलोंग करता है, तो जेड की सारी वैल्यूज़ के लिए एफ जेड ज़ीरो ही होगा। अगर एफ जेड ज़ीरो है इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें यही पूछा गया एफ इज़ कांस्टेंट इफ़, तो इस कंडीशन के लिए भी फंक्शन कांस्टेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट हो गए। फिर थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एफ वन अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो देखो यहाँ से भी अगर हम देखें एफ वन अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो भी डिस्क में बिलोंग करता है, और इसका लिमिट पॉइंट वन अपॉन एन स्क्वायर का, यहाँ पे एन की आप कोई भी वैल्यू रखो उसके लिए जो जो ये सीरीज़ होगी, जो सीक्वेंस होगी
वो किस पे कन्वर्ट करेगी, ज़ीरो पे, और ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा जो हमारी डिस्क है उसमें बिलोंग करता है डोमेन में। तो यहाँ पे अगर हम 1/n² को z रखें तो हमारा फंक्शन क्या मिल जाएगा हमें, एफ जेड इक्वल टू 0। अगर एफ जेड 0 मिल गया इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। तो जो ये थर्ड ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो गया। फिर ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ एफ जेड इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to +1। यहाँ से अगर हम देखें तो z हमें दिया हुआ है, z किस में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल -1 to +1, ठीक है। तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज -1 to +1, और ये भी डिस्क के अंदर बिलोंग करता है। हमारी डिस्क क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है, तो इसके अंदर मतलब जो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा फंक्शन का वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, -1 to +1 क्लोज इंटरवल के अंदर, और ये सारे के सारे डिस्क में बिलोंग करेंगे, जो हमारा डोमेन है उसमें बिलोंग करेंगे। तो इसलिए जो फंक्शन होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से भी आइडेंटिटी थ्योरम से। और अगर फंक्शन 0 के इक्वल हो गया इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब इसके चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी से, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। एफ क्या है, एंटायर फंक्शन है। देन हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट में दिया एफ इज़ कॉन्स्टेंट इफ़ द रेंज ऑफ एफ इज़ कंटेन इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, f is constant if f has uncountably many zeros. Third, f is constant if f is bounded on z belongs to C where real z is less than equal to 0. And fourth, f is constant if the real part of f is bounded. तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट जानते हैं जो इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, पिकार्ड थ्योरम का। पिकार्ड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की जो रेंज होती है वो या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है या फिर किसी एक पॉइंट को स्किप करती है। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एफ इज़ कॉन्स्टेंट इफ़ रेंज ऑफ एफ कंटेन अ स्ट्रेट लाइन, कंटेन इन अ स्ट्रेट लाइन। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ एंटायर फंक्शन है। तो एंटायर फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। मतलब कि जो उसका जो डोमेन होगा इस तरह से वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, ठीक है। और ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि उसकी जो रेंज है वो स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर रहा है। मतलब अगर एफ एंटायर है तो उसकी डोमेन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, और रेंज में क्या आ रही है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये उसकी रेंज में है, तो जो इसकी रेंज में पॉइंट्स आएंगे वो जो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स होंगे सिर्फ वही आएंगे। और अगर डोमेन पूरा है कॉम्प्लेक्स प्लेन और रेंज में सिर्फ यही पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब रेंज जो है वो अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स को स्किप कर रही है यहाँ से। और हम एक स्टेटमेंट जानते हैं पिकार्ड थ्योरम का जो हमने अभी देखा कि रेंज या तो सी होती है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की, या फिर पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिर्फ एक ही पॉइंट को स्किप करती है जब फंक्शन नॉन कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे तो अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स को स्किप कर रही है, रेंज जो है वो अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स को स्किप कर रही है, क्योंकि रेंज में तो सिर्फ ये पॉइंट्स आ रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन पे हैं। यानी कि फंक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन को नॉन कांस्टेंट होने के लिए ये चाहिए कि या तो उसका जो रेंज है वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होना चाहिए या फिर सिर्फ एक ही पॉइंट को स्किप करना चाहिए। यहाँ तो अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट को स्किप कर रही है रेंज, तो फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है, फंक्शन इज कांस्टेंट इफ रेंज ऑफ एफ इज कंटेन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में ये दिया है एफ इज़ कांस्टेंट इफ़ एफ हैज़ अनकाउंटेबल मैनी ज़ीरोज़। तो देखो अगर फंक्शन के पास में अनकाउंटेबल मैनी ज़ीरोज़ हो जाए, मतलब अगर फंक्शन इस तरह से हो, एफ ऑफ जेड आई इक्वल टू 0 फॉर अनकाउंटेबल जेड आई, और मैनी जेड आई के लिए अगर हमें यहाँ से एफ जेड 0 मिले तो एफ जेड तो हमारे पास 0 हो गया, और 0 होने का मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड में दिया हुआ है एफ इज़ कांस्टेंट इफ़ एफ इज़ बाउंडेड ऑन जेड बिलोंग्स टू सी वेयर रियल ऑफ जेड इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको देखिए, यहाँ पे हमें ये सेट किस तरह से डिफाइन है, एक सेट जेड बिलोंग्स टू सी वेयर रियल जेड क्या होता है, जेड किस तरह से होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे ये दिया रियल जेड, तो रियल जेड यहाँ से एक्स होता है विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें क्या बताना है कि फंक्शन कांस्टेंट है अगर एफ बाउंडेड है इस इंटरवल में जहाँ पे रियल जेड इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम एक ऑप्शन इस तरह से हम कोई फंक्शन कंसिडर करें एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, जेड क्या एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मोड ऑफ ई की पावर जेड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ई की पावर एक्स। ये बाउंडेड होता है इस इंटरवल में, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से ई की पावर एक्स इस
इस वाली कंडीशन के लिए ई की पावर एक्स बाउंडेड हो जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। बट हमने जो फंक्शन कंसिडर किया है ई की पावर जेड, ये कॉन्स्टेंट तो है नहीं, और ऑप्शन थर्ड में ये दिया हुआ है कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा। बट हमने तो जो काउंटर एग्जाम्पल लिया उससे फंक्शन तो नॉन कॉन्स्टेंट है, बट इसमें बाउंडेड भी है, तो इससे थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है एफ इज़ कॉन्स्टेंट इफ़ द रियल पार्ट ऑफ एफ इज़ बाउंडेड। अब ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है, इफ़ एफ इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज़ एन एंटायर फंक्शन एंड आइदर ऑफ यू एंड वी आर बाउंडेड देन फंक्शन इज़ कॉन्स्टेंट। तो ये तो इस स्टेटमेंट से सीधा सीधा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है एफ इज़ कॉन्स्टेंट इफ़ द रियल पार्ट ऑफ एफ इज़ बाउंडेड, तो फंक्शन कॉन्स्टेंट, तो ये स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट हो गए, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट p बी अ पॉलिनोमियल इन वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सपोज ऑल जीरोज ऑफ p आर इन द अपर हाफ प्लेन, जो किस तरह से डिफाइन है, h इक्वल टू z बिलोंग्स टू c सच दैट इमेज ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। देन ऑप्शंस बताने हैं कौन से करेक्ट होंगे इनमें से। तो देखिए सॉल्यूशन, p क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और दिया हुआ है सपोज ऑल जीरोज ऑफ p आर इन द अपर हाफ प्लेन, देन बाई ल्यूकास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर h के किसी पॉलिनोमियल p के जितने भी जीरोज़ है वो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं, तो उसके जो डेरिवेटिव के जो जीरोज़ होंगे ना वो भी उसी सेम प्लेन में लाई करेंगे। देन जो ल्यूका थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसके डेरिवेटिव के जीरो भी सेम हाफ प्लेन में ही लाई करेंगे। पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं z माइनस 2 आइटा, कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करता है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा p डैश जेड इक्वल टू 1, और यहाँ से p डैश जेड अपॉन पी जेड क्या आएगा 1 अपॉन z माइनस 2 आइटा। z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 2। यहाँ से क्या जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखो पी डैश जेड अपॉन पी जेड, इसी के लिए पूछा गया, इसके इमेजनरी और रियल पार्ट को लिखिए ऑप्शन पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है इमेज ऑफ पी डैश जेड अपॉन पी जेड इज ग्रेटर देन 0 फॉर जेड बिलोंग्स टू आर। क्या ये करेक्ट होगा, जेड आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज ऑफ वाई जो है, इमेज ऑफ जेड जो होगी वो 0 होगी, इमेज जेड का मतलब वाई 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। अब इसमें देखिए कि जेड रियल में बिलोंग कर रहा है, तो रियल में तो इमेजनरी पार्ट होगा नहीं, तो उस कंडीशन में जो वाई होगा वो 0 हो जाएगा। अगर वाई 0 हुआ तो यहाँ से देखो वाई अगर 0 हुआ, पी डैश जेड अपॉन पी जेड क्या है यहाँ से माइनस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर, ये इमेजनरी पार्ट है। आयोटा की जो मल्टीप्लाई में है वो इमेजनरी पार्ट है, और रियल पार्ट क्या है, सिर्फ ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट है वाई माइनस 2 अपॉन माइनस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब रियल z जो है वो रियल में बिलोंग करेगा। अगर z रियल में बिलोंग करेगा तो y 0 होगा, y 0 होगा तो यहाँ से देखो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आ जाएगी, ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि उस कंडीशन में हमें इमेज पी डैश जेड अपॉन पी जेड क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट में ये दिया है रियल ऑफ आयोटा पी डैश जेड अपॉन पी जेड इज लेस देन 0। अब देखो रियल ऑफ आयोटा, इस वाले जो ये पी डैश जेड अपॉन पी जेड है, इसको आयोटा से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो आयोटा आ जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा +1, तो यहाँ से जो ये वैल्यू मिलेगी, मतलब कि ये जो हमें पी डैश जेड अपॉन पी जेड है इसको आयोटा से इंटू करेंगे और फिर उसका रियल पार्ट, तो उसका जो रियल पार्ट आएगा वो ये हो जाएगा इस बार वाई माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर। और ये हमें ये बताना है कि जब z r में बिलोंग करता है तो उस कंडीशन में ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0। जब z r में बिलोंग करेगा तो y 0, और ये माइनस में वैल्यू आएगी, इसका मतलब लेस देन 0, और ऑप्शन 2 में यही दिया हुआ है कि अगर z r में बिलोंग करता है तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा पी डैश जेड अपॉन पी जेड क्या हो, लेस देन 0, तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट हो गया। थर्ड में दिया हुआ है इमेज ऑफ पी डैश जेड अपॉन पी जेड इज ग्रेटर देन 0 फॉर z बिलोंग्स टू c विथ इमेज ऑफ z इज लेस देन 0। तो देखो इमेज ऑफ z क्या है y, अगर y लेस देन 0 हो तो जो p डैश जेड अपॉन पी जेड है उसका इमेजनरी पार्ट तो क्या होगा यहाँ से माइनस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर, और अगर
वाई लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो का मतलब माइनस साइन है, तो यहाँ से ये वाली माइनस साइन आएगी और एक माइनस पहले से बाहर है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। और यही ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में दिया हुआ है इमेज ऑफ पी टेस्ट जेड अपॉन पी सेट इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर जेड बिलोंग्स टू सी विद इमेज ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो देखो यहाँ से इमेज ऑफ जेड क्या है, माइनस वाई माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर। अब अगर y ग्रेटर देन ज़ीरो है तो y अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये पॉजिटिव, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आएगी ये तो पॉजिटिव आ जाएगी और एक माइनस साइन बाहर है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मतलब लेस देन ज़ीरो है और ऑप्शन फोर्थ में ये दिया हुआ है कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, बट हमारे पास यहाँ से क्या मिला, ये लेस देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, तो उस कंडीशन में फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा।